अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे थीरीज ऑफ आईआर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जितना फोकस कर सकते हैं आप करें और मेरे लेक्चर को बहुत आपने ठहर ठहर के समझना है और खुद भी जहन लगाना है, क्योंकि अगर आपको थीरीज एक दफा समझ आ गई वो फिर आपको कभी भूलेंगे नहीं। आपने रट्टे नहीं मारने थीरीज में, और आपने बिल्कुल जो है वो इसमें चैटिंग भी अवॉइड करनी है और पूरा फोकस करना है। नोट्स भी लेने हैं और ऐसे पॉइंट्स आपने नोट्स लेने के बाद में आप थीरीज को रिवाइज कर सकें। थीरीज को आपने समझना है, रियलाइज करना है। रियलाइज करना क्या होता है कि एक चीज आपको खुद समझ आ जाए इंट्यूटिवली कि अच्छा इसका ये मतलब है, आपको खुद अपने अंदर से वो चीज एक्सपीरियंस हो जाए। दैट इज रियलाइजेशन कि अच्छा यार इसका ये मतलब है, ना कि आप उसकी बातें बस रटा मार के अपने जहन में टेम्परेरी तौर पे होल्ड करें। ठीक है, रियलाइज करना होता है कि जब आप एक चीज को एज सेल्फ एविडेंट देख सकें। जैसे मैं आपको कहूं कि दो पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो वो आपको फौरन समझ जाएगी कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें कोई। तो आपने इस लेवल पे इस चीज को, थीरीज को समझना है, रियलाइज करना है कि अच्छा हाँ यार ये क्यों इस तरह सोच रहे हैं। आपने उनके शूज में आके सोचना है और उस चीज को बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। समझ नहीं आती तो उसको स्लो कर लेंगे, लेकिन आपने समझना है। चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले जो आज हम अपनी थीरीज करेंगे वो है रियलिज्म और न्यू रियलिज्म। जनरली लोग इनको अलग अलग करके पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। वो जो है ना वो इस तरह नहीं है, आपने इनको इकट्ठा ही पढ़ना है और समझना तो खास तौर पे इकट्ठे है। दूसरी चीज ये है कि उसके बाद हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। ये आज तो मुश्किल ही लग रहा है, ये हम कल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रियलिज्म। हम उसकी assumptions देखेंगे, उसका एक वर्ल्ड व्यू समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम देखेंगे न्यू रियलिज्म वो क्या चीज है। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने जहन में ये भी रखना है कि जो सबसे पुराना जो एक पर्सपेक्टिव है वो रियलिज्म है, और वो हमने देखा कि अर्थशास्त्र और थ्यूसिडाइड्स वहां से शुरू होता आ रहा है। न्यू रियलिज्म को आप न्यू रियलिज्म भी कह सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। न्यू के नया रियलिज्म, लेकिन वो बिल्ड जो है वो पुराने रियलिज्म के ऊपर ही होता है और उसमें एक स्लाइटली फर्क है, वो बस हम देखेंगे। इसी तरह लिबरलिज्म हम समझेंगे और उसके बाद न्यू लिबरलिज्म। इनको आपने इकट्ठा ही समझना है। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि थीरी क्या चीज होती है। थीरी समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज अ थीरी। थीरी जो होता है वो किसी भी चीज को देखने का एक तरीका होता है कि a lens with a certain baseline assumptions to view the world। कि हम दुनिया को देखते हैं कि इसमें इतना कुछ हो रहा है और फिर हम उसको जनरलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं, वो होती है थ्योरी। जैसे कितने लोगों ने देखा कि जो चीजें हैं वो अर्थ के ऊपर गिरती हैं, लेकिन उसको थ्योराइज जो है वो न्यूटन ने किया कि कोई एक ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या जो भी ग्रेविटेशनल एक थ्योरी है। अब थ्योरी का क्या मतलब है कि बहुत सारी सिंगुलर इंस्टेंसेस को देख के आपने उसको एक जनरल आइडिया बना लिया कि ये सारा कुछ क्यों होता है। तो एक जो जनरल आइडिया होता है ना, बेस्ड ऑन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस कि ये चीज होती क्यों है, दैट इज अ थ्योरी। आप बहुत सारी चीजों को जब जनरलाइज करके उसके अंदर से उसका एसेंस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो थ्योरी होती है। वो साइंटिफिक थ्योरी हो सकती है, सोशल थ्योरी हो सकती है, वो कोई भी बात, मतलब वो थ्योरी कोई एकेडमिक चीज नहीं है कोई भी। तो थ्योरी जो है वो दुनिया को देखने का एक तरीका होता है, किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन निकालने का तरीका होता है। और ये आप जहन में रखें कि जरूरी नहीं कि एक साइंटिफिक थ्योरी हो। हर वो स्टेटमेंट जो कि किसी ना किसी फिनोमिना को जनरलाइज करके बताने की कोशिश करती है, वो थ्योरी ही होती है। जैसे अगर आप कुछ कहते हैं कि कोई बात आप जनरली जो करते हैं ना कि यार अमेरिकन तो इस किस्म के लोग होते हैं, आपने एक स्टेटमेंट दे दी कि अमेरिकन तो
जो हैं वो इस किस्म के लोग होते हैं, और वो जो भी आपकी स्टेटमेंट है कि बड़े ही काइंड हार्टेड होते हैं, आपने एक जनरल स्टेटमेंट दी कि ये इस तरह होते हैं, ये भी एक थ्योरी है। तो थ्योरी कोई भी एक जनरल स्टेटमेंट हो सकती है, ये जरूरी नहीं होता कि वो एक पूरी की पूरी एकेडमिक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज हो। तो थ्योरी एक जनरल चीज होती है, और वो एक लेंस होता है दुनिया को समझने का, अ लेंस टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ द हैपनिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब हम इतनी चीजें होते देख रहे हैं, अब हम थोड़ा आयर के उसमें देख लेते हैं कि आप रोज टीवी लगा के देखते हैं, यूएस ने इस पे अटैक कर दिया, चाइना ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, इंडिया ने ये वेपन्स खरीद दिए, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये स्टेटमेंट दे दी। मिलियंस ऑफ डेवलपमेंट्स डेली बेसिस पे होती हैं, फलाने की ये बॉर्डर इशू चल रहा है, लेकिन आप इतनी इंडिविजुअल इंस्टेंसेस को आप किस तरह से समझेंगे? वो क्या चीज है अंडरलाइन जो उन सारे इंडिविजुअल फिनोमिना को डिक्टेट कर रही है और उनको लेके चल रही है? दैट इज थ्योरी। वो जो हम एक जनरल आइडिया बनाते हैं और उन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया ने जो वेपन्स खरीदे हैं, यूएस ने जो एक मुल्क पे अटैक किया है, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट दी, इन सब के अंदर कॉमन क्या चीज है? तो जो आईआर की थ्योरी है वो इस सारे कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना को जनरलाइज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, टू डिस्क्राइब व्हाई दोस थिंग्स आर हैपनिंग। तो थ्योरी जो है वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये जितना कुछ हो रहा है, व्हाई इज दैट हैपनिंग। तो अगर आप इस तरह से देखें दोबारा कि थ्योरी एक लेंस है दुनिया को देखने का, थ्योरी एक लेंस है दुनिया को समझने का कि सारा कुछ क्यों हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करने का क्यों क्यों हो रहा है, और उसकी बेसिस पे फ्यूचर प्रिडिक्ट भी करेंगे। जब आपको एक चीज की जनरल आइडिया समझ आ गया तो आप बड़ा इजीली फिर फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये फिनोमिना इस वजह से होता है, तो आपको फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करना चाहिए। जैसे हमने ग्रेविटी की एग्जांपल ली, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज फेंकी जाएगी वो अर्थ की तरफ गिरेगी। नाउ दैट इज एन assumption जो हमने खुद नोटिस किया, और अब हम उस पर फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे होगा। अब मैं सिंप्लीफाई करके ग्रेविटी की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है असल में तो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करते हैं कि जब हम एक स्टेट बिहेवियर डिफरेंट किस्म के मुल्कों को थ्योराइज करके बताते हैं कि ये इस वजह से ऐसे करें, तो हम आज से 10 साल बाद भी वी शुड बी एबल टू टेल कि वो क्या करेंगे, और फिर उसके मुताबिक इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स व्हाट एक्शंस नीड टू बी टेकन। अब ये एक प्रैक्टिकल टर्म्स में भी आपको चीज समझ आती है कि जो लोग फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो कि आपके स्टेट लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, वो इस सारे फिनोमिना को समझ के थ्योराइज करके ही वो डिसीजंस लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमारे पास एक लेंस है दुनिया को समझने का, और अब उस समझ के तहत हमें पता है कि इस तरह चीजें होंगी, तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो एक थ्योरी जो है वो ये सारा कुछ करती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि वो दुनिया को देखती है कि वो क्या हो रहा है, इट्स अ लेंस टू सी, देन इट ट्राइज टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, फिर उस चीज की बेस पे इट शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑकरेंसेस, और फाइनली ये पॉलिसी मेकर्स को भी गाइड करती है। तो थ्योरी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं होती कि जैसे हम कहते हैं पेपर में अप्लाई कर दें, अप्लाई कर दें। अप्लाई करना इज सेंसलेस। अप्लाई कोई चीज नहीं है, आपने थ्योरी को ब्रेक डाउन करके देखना है कि इस वक्त आप थ्योरी से कर क्या रहे हैं। क्या आप इवेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है, क्या आप इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि फ्यूचर में क्या होगा बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल assumptions, या आप कोई फॉरेन पॉलिसी एक्शन डिस्क्राइब करें। तो आपने भी थ्योरी को भी आगे ब्रेक डाउन करके देखना है कि थ्योरी के थ्रू आप क्या करें, और इसलिए आपने इस तरह से नहीं देखना थ्योरी अप्लाई कर दी, थ्योरी अप्लाई कर दी। नाउ दैट स्टेटमेंट डजंट मीन एनीथिंग एट ऑल। व्हाट रियली मीन्स इज कि आप उस थियोरेटिकल लेंस को यूज करके कर क्या रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं। तो जो पहला दुनिया को देखने का तरीका है, खास तौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, वो है रियलिज्म। रियलिज्म जो है ये पुराना तरीन पर्सपेक्टिव है, ये सबसे एक नेचुरल पर्सपेक्टिव है। नेचुरल किस सेंस में कि ये रियलिज्म तो हमने अब नाम दे दिया 20th सेंचुरी में, लेकिन जब इसको रियलिज्म नहीं भी कहते थे
तो जो एक रियलिस्टिकली जो स्टेट के जो गवर्नमेंट के जो उसको चला रहे हैं, जो वो जिस तरह लेके चलते हैं, वो रियलिज्म के ही पैराडाइम में आता है। इसलिए जब से दुनिया एग्जिस्ट करती है, यही जो है वो वर्ल्ड व्यू चल रहा है। अब वो वर्ल्ड व्यू क्या है, हम थोड़ा सा इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी लेते जाएंगे ताकि आपको समझ आए कि ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बिल्ड किस तरह हुआ है, और हर जो एक स्कॉलर उसमें आया है उसने क्या जो है वो आइडियाज दिए हैं। अच्छा अच्छा, अर्थशास्त्र हो गया, और दूसरा हमने देखा था चाइनीज जो थी आर्ट ऑफ वॉर, वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं आती। जो यूरोपियन आयर की थ्योरी जो कि हम भी पढ़े हैं जिस तरह से है, उसमें जो है वो थ्यूसिडाइड्स ही इंपॉर्टेंट है, और इनके आइडियाज अभी तक जो है हम वो लेके चलते हैं। तो थ्यूसिडाइड्स जो हैं 431 बीसी, और ये एक एथेनियन जनरल है। एथेंस एक सिटी था ग्रीस में, ग्रीस कोई मुल्क नहीं था उस वक्त, वहां पे सिटी स्टेट्स होती थी, मतलब सिटी है वो अपने आप में एक स्टेट है। एथेंस एक सिटी स्टेट है, स्पार्टा एक सिटी स्टेट है। उनकी आपस में जंग होती है जिसका नाम है पेलोपोनेशियन वॉर, और ये एथेनियन जनरल हैं, ये जंग में लड़े भी हैं, और उसके बाद जो है ये उसके ऊपर लिखा भी है, इन्होंने उसको रिकॉर्ड किया और उसके ऊपर लिखा। इनकी बुक की बड़ी वैल्यू है वेस्टर्न फिलोसफी में, और वेस्टर्न जो है लिटरेचर या जो भी इसको आप कह सकते हैं एकेडमिया में, इसलिए कि ये पहली एक अटेम्प्ट थी वॉर की हिस्ट्री लिखने की, बड़ी न्यूट्रली और बड़ी ऑब्जेक्टिवली, रादर देन के आप जो हैं वो किसी एक की साइड लें। ऑल्दो ये एथेनियन थे, स्टिल ये बड़ी एक न्यूट्रल अटेम्प्ट थी कि वॉर को एक बड़े न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखने की। वरना आपने देखा होगा कि वॉर्स को किसी एक के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, उसमें झूठ सच मिला के तो उसको बताया जाता है। वो तो होता आ रहा है हमेशा से, लेकिन ये एक पहली न्यूट्रल अटेम्प्ट थी कि एज एन एकेडमिक वॉर को समझा जाए कि वॉर होती क्यों है, ये वॉर हुई क्यों। ये पेलोपोनेशियन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लिखी, लेकिन इनके आइडियाज जो ये उस वक्त नोट करेंगे, ये आज भी बहुत रेलेवेंट है। हम ये सारा कुछ अब किस तरह पढ़ेंगे, जो स्कॉलर्स हैं इनके मैंने एक्सट्रैक्ट्स निकाले हुए हैं, ये जब मैंने अपनी तैयारी की थी तब निकाले थे इनकी बुक्स वगैरह से। और इसका फायदा ये है कि जब आप एक्चुअली उनके वर्ड्स पढ़ लेते हैं ना कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, जो एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं, तो फिर एक बड़ा आसान होता है उनके आइडिया को समझना उनके एग्जैक्ट कोटेशन से। और अगर आप उसको मेरे से समझेंगे तो वो भी एक इंटरप्रिटेशन होगी, इसलिए ये एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और उससे आइडिया क्या निकलता है वो बहुत जरूरी है। अब इन्होंने हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर लिखी, पेलोपोनेशियन वॉर लड़ी भी और उसे समझने की कोशिश की। अब उसमें जो है ये वॉर के फिनोमेना को डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं पहली दफा, और समझने की कोशिश करते हैं जो वॉर होती है तो वो क्या चीज है, वो क्यों होती है। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इन्होंने बातें की। अब उसमें एक ये वाकया बयान करते हैं कि एथेंस जो है, अब वो स्पार्टा से लड़ रहा है, और वो एक छोटे से, क्योंकि वहां पे ना अलायंसेस भी हैं छोटी छोटी, उसमें सिर्फ ये नहीं कि एथेंस स्पार्टा से लड़ रहा है, दूसरी जो है वो स्पार्टा है, एक लीड जो है उसको एथेंस लीड कर रहा है, दूसरी को स्पार्टा लीड कर रहा है। अब होता क्या है कि एथेंस जो है ये किसी एक छोटे से आइलैंड पे कब्जा करने लगता है एथेंस। तो वो जो उस आइलैंड के रहने वाले होते हैं वो स्पार्टन अलायंस में होते हैं, वो इन्हें कहते हैं एथेनियंस को कि जी आप देखें हमारे साथ ज्यादती ना करें, खुदा हमारे साथ है। जी ये एथेंस और स्पार्टा नाम है, दो समझते हैं स्टेट्स के, दो स्टेट्स के नाम है, एथेंस एक स्टेट है, स्पार्टा एक स्टेट है, उनके बीच में ये जंग हो रही है। तो एथेंस जो है वो स्पार्टा के एक एलाय जो आइलैंड है उस पर कब्जा करते हैं, वहां के लोग जो हैं अब वो सब्जुगेट होने वाले हैं। तो एथेनियंस उनको जाके मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कि जी आप बस हारने तो वाले हैं, आप वैसे सरेंडर कर दें। अब वो जो उस आइलैंड के लोग हैं, मिलियोस इस तरह कुछ करके उस आइलैंड का नाम है, वो कहते हैं कि देखें आप हमें वैसे ही छोड़ दें, हम जो हैं वो खुदा हमारे साथ है, आप अच्छा काम करें, खुदा देख रहा है, इस किस्म की बातें करते हैं कि आप सही काम करें, आप जुल्म ना करें, इस किस्म की कोई बात करते हैं कि आप हमें छोड़ दें। उसके जवाब में
जो एथेनियंस जवाब देते हैं ना, वो ये है। और इसके अंदर जो है ना, वो एक फिलॉसफी छुपी हुई है। ये कहते हैं कि सिंस यू नो एज वेल एज वी डू दैट राइट as the world goes is only in question between equals in power, while the strong do what they can and the weak suffer what they must. अब वो ये कहते हैं कि देखें, ये जो आप कह रहे हैं सही ये है गलत वो है, ये तो फजूल किस्म की बातें हैं। सही गलत कुछ होता नहीं है, सिर्फ ताकत जो है वो सही है। और जिसके पास ताकत है दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू, और जो कमजोर है दे मस्ट सफर व्हाट दे मस्ट, कि उनके पास कोई चॉइस नहीं सिवाय इसके कि वो सफर करें। अब इससे आप देखें एक पूरी फिलॉसफी जन्म लेती है कि सिर्फ ताकत ही असल चीज है, कि सही गलत कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो उस टाइम पे जन्म लेता है इनकी फिलॉसफी। ये तो देखें नेचुरली एग्जिस्ट करता है। जितनी आपने आज तक एम्पायर्स देखी हैं, जितने बादशाह देखे हैं, वो ये कहते हैं, वो सिर्फ ताकत में बिलीव करते हैं। मोरालिटी सही गलत कुछ नहीं होता। वो कहते हैं जो मजबूत होता है, जो स्ट्रांग होता है, वो ही करते हैं जो उन्होंने करना है, और जो कमजोर है उस वो जो है क्रश हो जाता है। तो यहाँ से आप देखें ये आइडिया है, ये आप जरूर लिखते जाएं। जो मैं लेफ्ट पे मैंने आइडियाज आपको साथ बता रहा हूँ जो इनके उससे एक्सट्रैक्ट होते हैं। नो यूनिवर्सल मोरालिटी और राइट और रॉन्ग, कि जंगों में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या मुल्कों की आपस में डीलिंग में देयर इज नो यूनिवर्सल मोरालिटी और राइट और रॉन्ग। ताकत ही असल वो चीज है जो कि सही है या जो कि गलत है। अगर आपके पास ताकत है तो जो है वो आप जो दिल में आता है करेंगे। अगर आप कमजोर हैं तो आप जितनी मर्जी ये बातें करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें ये भी वो एक बात करते हैं कि ये जो है ना अच्छे बुरे की बातें, ये कमजोर लोगों की बातें होती हैं। जिनके पास ताकत होती है वो फिर ये बातें भी नहीं करते। तो ये एक फिनोमिना और ये आइडिया देखें ये कि किस किस्म का एक आइडिया इसमें आता है, नो यूनिवर्सल मोरालिटी और राइट और रॉन्ग। फिर वो आगे एथेनियंस कहते हैं कि देखें ये जो लॉ है, ये जो चीज है ये हमने नहीं बनाई। अब वो कहते क्या है, बाय नेसेसरी लॉ ऑफ देयर नेचर men rule wherever they can। वो कहते हैं कि दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, कि ये इंसान की फितरत में है कि उनको जहां मौका मिलेगा वो रूल करेंगे, वो कब्जा करेंगे, वो पावर लेंगे, वो डोमिनेट करेंगे। बाय नेसेसरी लॉ ऑफ देयर नेचर, मतलब वो कह रहे हैं ये इंसान की फितरत का हिस्सा है, ये कहीं और से चीज नहीं आ रही। दिस इज अ लॉ ऑफ देयर ओन नेचर, ये उनके जहन का हिस्सा है कि वो जहां कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जहां डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे। तो इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया जो है वो निकलता है कि ह्यूमन नेचर टू डोमिनेट, कि इंसान की फितरत जो है वो ही सेल्फिश, वो ही डोमिनेट करती है। इंसान होता ही ऐसा है। इसलिए and it is not as if we were the first to make this law or to act upon it when we made. We found it existing before us and shall leave it to exist forever after us. All we do is to make use of it, knowing that you and everybody else having the same power as we have would do the same as we do। वो कहते हैं कि देखें ये हमने तो ये चीज नहीं बनाई, हमने ये असूल नहीं बनाया, हमने इंसान को भी नहीं बनाया, ये इंसान की फितरत है जो बनी बनाई आई है। और अगर आप हमारी जगह होते आप भी यही करते हमारे साथ। वी आर प्रिटी श्योर कि आप जो भी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें हैं, अगर आप हमारी जगह खड़े होते आप भी एग्जैक्टली यही करते, आप भी हमारे साथ जुल्म ही करते। और हम हमारे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं कि ये आपकी सारी बातें चेंज हो जाती अगर आपका अपर हैंड होता। तो आप ये देखें कि ये किस किस्म का एक और कॉन्सेप्ट इसमें से निकलता है कि ये एक लॉ है नेचर का, कायनात का, कि स्ट्रांग रूल करता है, कमजोर सफर करता है। और ये लॉ हमने नहीं बनाया, ये लॉ बस एग्जिस्ट करता है। और ये जो है जंगल का कानून जिसे आप कह सकते हैं, और हम बस इस चीज को अप्लाई करें। और अगर आपके हाथ में अगर आज रोल रिवर्स कर दिया जाता तो आप भी हमारे साथ यही करते। यहां से देखें जो ये थिंकिंग निकल रही है ना, कि द स्ट्रॉन्ग रूल एंड द वीक सफर, ये रियलिज्म के वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो थ्यूसिडाइड्स ने दिए। और आप इसमें देखें कि किस किस्म की जो है ये थिंकिंग को जन्म दे रहा है, कि ताकत और पावर और जुल्म ज्यादती ये कुछ सही गलत कुछ नहीं होता। बस जिसके हाथ में पावर होगी वही रूल करेगा,
और पावर ही राइट है, उसमें रॉन्ग राइट कुछ नहीं होता। अब ये देखें कि इसमें एक आइडिया आया कि कोई यूनिवर्सल मोरालिटी नहीं है, कोई सही गलत नहीं होता। ये इंसान की फितरत है कि वो जहाँ उसको मौका मिलेगा, वो डोमिनेट करेगा, वो पावर हंग्री है, ये इंसान की नेचर में है। और जो मजबूत होता है वो रूल करता है और जो वीक होता है वो सफर करता है। इसलिए बेस्ट यही होता है कि आप स्ट्रांग ही हो। और फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक आइडिया देते हैं जो कि आज तक बड़ा रेलेवेंट है। वो ये कहते हैं द ग्रोथ इन द पावर ऑफ एथेंस एंड द फियर इट इंस्पायर्ड इन स्पार्टा लेड टू द वॉर बिटवीन देम। अब ये क्या फिनोमिना है? ये फिनोमिना ये है कि इन्होंने कहा जंगें क्यों होती हैं। यहाँ पे बात करें हैं कॉजेज ऑफ वॉर की। जब हम जनरली बहुत सी बातें कहते हैं, फलानी वॉर इसलिए हुई क्योंकि उनके पानी का मसला था, वो वॉर इसलिए हुई, जिस तरह वर्ल्ड वॉर वन का कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन इसलिए हुई क्योंकि, वो हम पढ़ेंगे भी, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड जो थे ऑस्ट्रियो हंगेरियन के, उनको असैसिनेट कर दिया गया। लेकिन ये एक बड़ी इमीडिएट कॉज है। यहाँ पे थ्यूसिडाइड्स एक बड़ी ही लॉन्ग लास्टिंग एक फिनोमिना बताना चाह रहे हैं कि एक पावर जो इस्टेब्लिश्ड है और एक पावर जो है जो कि राइजिंग है, उनकी आपस में जंग हुई। द ग्रोथ इन द पावर ऑफ एथेंस एंड द फियर इट इंस्पायर्ड इन स्पार्टा लेड टू द वॉर बिटवीन देम। कि ये दो पावर का एक रिलेशन है, और एक इस्टेब्लिश्ड पावर जो होती है वो कभी एक राइजिंग पावर को टॉलरेट नहीं करती। तो इन्होंने देखें बड़ा न्यूट्रल पहली दफा एनालिसिस किया। इस चीज को आज भी हम कहते हैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। ट्रैप क्या है? कि एक पावर है जो कि इस्टेब्लिश्ड है, जैसे कि आजकल के दौर में यूएस, और चाइना जो है वो राइजिंग पावर है, वो राइज कर रहा है, उसकी इकोनॉमी बढ़ी, उसकी मिलिट्री। अब यूएस अपनी जो इस्टेब्लिश जगह है उसको नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो चाइना को कंटेन करने की कोशिश करेगा, चाइना ऊपर राइज करने की कोशिश करेगा, और इवेंचुअली इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। दिस इज नोन एज थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। थ्यूसिडाइड्स राइटर है, और ट्रैप ये है कि राइजिंग पावर और जो स्टैब्लिश्ड पावर है, इनकी जंग इनएविटेबल है, वो होनी ही होनी है। क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी पावर है वो कभी भी अपनी पावर को जाने नहीं देगा। इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग आपको फिनोमेना समझ में आएगा कि पावर जो है वो रिलेटिव होती है। पावर कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है कि इसके पास फोर पावर है। पावर इज अ रिलेटिव फिनोमिना। अगर एक की पावर बढ़ती है, अगर यूएस की पावर यहाँ पे है, चाइना की यहाँ पे है, तो चाइना जब बढ़ेगा यूएस बेशक वहीं रहे, लेकिन यूएस की पावर कम हो रही है रिलेटिवली टू चाइना। तो पावर इज अ रिलेटिव फिनोमिना, और एक मुल्क जब राइज करता है तो दूसरा मुल्क ऑटोमेटिकली इन प्रोपोर्शन टू दैट दैट अदर कंट्री वो नीचे जाता है। तो पावर एक जो है वो रिलेटिव फिनोमिना है। तो इससे ही जन्म लेता है एक और कॉन्सेप्ट थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, कि राइजिंग पावर और स्टैब्लिश पावर की आपस में जंग होती ही होती है या होगी। यहाँ इस तरह इन्होंने एनालिसिस किया पेलोपोनेशियन वॉर का। तो इसमें जो इन्होंने आइडियाज है जिसके लिए जाने जाते हैं आज भी, वो ये है, इस सारे मुकालमे को, ये जो मुकालमा मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं मिलियन डायलॉग। मिलियन डायलॉग, अगर आपने कोट करना है आप कर सकते हैं, मिलियन डायलॉग। इसकी स्पेलिंग एक दफा देख लीजिएगा, मिलियन के MELIN आई गेस, मिलियन डायलॉग मतलब डायलॉग जो वो होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जो हैं वो, नहीं, स्पार्टन्स जीते थे, एथेंस नहीं जीता था, स्पार्टन्स जीत गए थे, स्पार्टन्स जीते थे। मिलियन डायलॉग जो है, जिसको कहते हैं, ये जो आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी एथेंस की और जो स्पार्टा के एक एलाइज थे। मिलियन डायलॉग जी, चाइना और यूएस की आपने बात करनी है। और ये जो अभी भी इसे थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहते हैं, और इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको चाइना और यूएस के रिलेशन को स्टडी किया जाता है। और आपने इसकी हेडिंग दे के उसका एनालिसिस ऐसे ही करना है, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। कौन सी बात रिपीट करता हूँ? स्ट्रॉन्ग रूल इन वीक सफर रिपीट। देखिए सिंपल सा फिनोमिना है कि जिसके पास ताकत होगी वो रूल करेगा, जिसके पास ताकत नहीं है वो कमजोर ही रहेगा। ये हमने हिस्ट्री में भी होते देखे, ये हम मुल्कों के अंदर भी देखते हैं कि
जिसके पास ताकत होती है, जिस तरह बेचारा कोई किसान है उसके पास ताकत नहीं है, वो सफर करता है, बट एट द सेम टाइम एक फ्यूडल है, उसके पास ताकत है, वो रूल करता है, वो ज्यादती करके भी ही कैन गेट अवे विद इट। सो दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर कि जो जिसके पास ताकत होती है वो रूल करता है। मिलियन डायलॉग इसको इसलिए कहते हैं कि वो जो आइलैंड था ना, उसका नाम माइलॉस था या ऐसा कुछ नाम था, वहां के लोगों के नाम पे है कि मिलियन डायलॉग। वो लोग एथेनियन से बात करें ना तो उससे टर्म आई है मिलियन डायलॉग। आइलैंड का नाम माइलॉस था, ये प्लीज देख लीजिएगा, माइलॉस इस किस्म का कुछ था। तो ये जो है, हाँ, मिलियन डायलॉग। इफ रियलिज्म मीन्स स्ट्रॉन्ग रूल्स देन हाउ डज द स्ट्रगलर विंस एट द एंड। देखिए, वो कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी के एंगल से नहीं कह रहे कि स्ट्रॉन्ग रूल्स, और वो ये कह रहे हैं कि आप अगर मजबूत हैं तो आप रूल कर जाएंगे, अगर हम मजबूत हैं तो हम रूल कर जाएंगे। सही गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ ताकत ही डिसाइड करेगी कि कौन एंड पे रूल करेगा। तो स्पार्टन्स ने इनको हरा दिया और अब वो ताकतवर हैं। ठीक है, मेलॉस, हाँ, ये आइलैंड ही है, उसके ऊपर ही कॉन्वर्सेशन हुई है। क्या चीज आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब ताकत ही सही बुरा कुछ नहीं होता दुनिया में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ सही गलत नहीं होता, सिर्फ ताकत ही सही है और ताकत ही, कमजोरी जो है वो गलत है, बस। जिसका मेलोस स्पार्टा के साथ अलायंस में था। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, स्पार्टन्स वर्सेस एथेनियंस, इसको कहते हैं पेलोपोनेशियन वॉर। आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, सोक्रेटिस का नाम सुना है? सोक्रेटिस एक फिलोसोफर है। सोक्रेटिस जो है वो एथेनियन थे और वो भी इसमें लड़े थे पेलोपोनेशियन वॉर में। वो एक सोल्जर थे बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के। सोक्रेटिस वो फिलोसोफर तो थे लेकिन वो एक सोल्जर भी थे। और उनकी अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ें प्लेटो की, क्योंकि सोक्रेटिस ने खुद तो कोई नहीं लिखी हुई, सारी बुक्स प्लेटो ने लिखी हुई हैं। प्लेटो के अंदर जो है वो सोक्रेटिस का जिक्र आता है, या उनके डायलॉग्स होते हैं उसमें भी। तो उसमें भी इस वॉर के बारे में वो कई दफा जिक्र करते रहते हैं कि जब मैं जंग में था मैंने ये किया वो किया। तो पेलोपोनेशियन वॉर जो है एथेनियंस और स्पार्टा के बीच में हुई, स्पार्टा जीत गया था। हम आगे चलते हैं, देखिए ये थ्यूसिडाइड्स के कॉन्सेप्ट्स थे और रियलिज्म है, इसमें ये पॉइंट्स आपने याद करते जाने हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो अगले नए किस्म, अच्छा, इन सारों का आपस में कोई लिंक नहीं है, ये आपने अपने जहन में रखना। इन आपस में इन सब का कोई लिंक नहीं है। हर कोई अपने कॉन्टेक्स्ट में जो है कि ये डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये इनके इससे ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं। मैं इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये सारे आइडियाज आ गए। अब अगले जो आते हैं वो है निकोलो मैकियावेली। अब वो तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एंगल से कह रहे थे जो कि थ्यूसिडाइड्स हैं, लेकिन मैकियावेली और तरह से कह रहे हैं। लेकिन ये जिस टाइम पे आए हैं मैकियावेली, यहाँ पे भी सिटी स्टेट्स ही हैं इटली में। सिटी स्टेट्स हैं, छोटी छोटी स्टेट्स हैं या सिटी हैं, वो स्टेट्स हैं। वहां पे ये एडवाइस देते हैं मेडिची फैमिली के एक प्रिंस को कि आपको कैसे चीजों को लेके चलना चाहिए। और ये एक बड़ी ब्रूटल किस्म की एडवाइस देते हैं अपनी बुक में, द प्रिंस इनकी बुक है। इसमें इन्होंने इस किस्म के कॉन्सेप्ट किए हैं कि किस तरह से आपको एज अ प्रिंस चलना चाहिए। बड़े ही ये भी इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड और शेमलेस किस्म की एडवाइस है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको नजर आता है कि रियलिज्म वाली पॉलिटिक्स होती क्या है। इससे ही मैकियावेली से ही मैकियावेलियन जो है वो पॉलिटिक्स भी जन्म में लेती है। इनकी भी हम देखते हैं एग्जैक्ट कोट्स ताकि हमें समझ आए कि ये किस किस्म की चीजें जो है वो कहने की करना चाहिए। सबसे पहले ये कहते हैं, ऑफ मैनकाइंड वी मे से इन जनरल दे आर फिकल, hypocritical एंड greedy ऑफ gain। ये कहते हैं कि देखिए हम इंसानियत या इंसान के बारे में ये कह सकते हैं इन जनरल कि जनरली दे आर हिपोक्रिटिकल एंड ग्रीडी ऑफ गेन, कि इंसान लालची होता है, इंसान जो है वो दोगला होता है, ये इंसान की फितरत है। अब आप देखें सिमिलर सा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इंसान की नेचर ही इस किस्म की है, इंसान लालची है, इंसान जालिम है, इंसान हिपोक्रिटिकल है, यही इंसान की फितरत है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैनकाइंड इज सेल्फिश एंड हिपोक्रिटिकल। थोड़ा सा हमें सिमिलर कॉन्सेप्ट मिल रहा है जो कि हमें उसमें भी मिला था। अच्छा, ये जो कोटेशंस हैं ये आप एज इट इज भी उठा सकते हैं, ये वर्ड टू वर्ड ओरिजिनल है।
तो यू कैन कोट देम इन योर पेपर्स एज वेल। और आपके ये कोटेशंस बड़ा एक अहम रोल प्ले करते हैं आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में भी, क्योंकि जनरली हम थर्ड लेवल का नॉलेज ले रहे होते हैं, किसी ने पढ़ के इंटरप्रेट किया होता है, फिर हम उसके इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे होते हैं, वो जनरली बड़ी ही जो है वाटर डाउन होती है। तो ओरिजिनल चीज आपको पढ़ें तो आपको पूरी की पूरी चीज एग्जैक्ट अब्जॉर्ब हो जाती है। अब ये स्टार्ट करते हैं कि इंसान जो है वो हिपोक्रेटिकल होता है और इंसान जो है वो लालची होता है। तो इनकी भी assumption ये है कि इंसान होता ही ऐसा है। फिर ये कहते हैं कि प्रिंस को ऐसे चलना चाहिए कि the lion cannot protect himself from traps and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognize traps and a lion to frighten wolves. वो कहते हैं कि इंसान को ऐसे होना चाहिए कि वो शेर भी हो ताकि भेड़ियों को दूर कर सके, लेकिन एक फॉक्स भी हो ताकि वो ट्रैप्स को रिकॉग्नाइज कर सके। तो पॉइंट इससे आता है कि आपको कनिंगनेस और क्रूरल्टी दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए, कि आपको बहुत ब्रूटल भी होना चाहिए अपनी पब्लिक डीलिंग में, ये बादशाह को एडवाइस देते हैं, और एट द सेम टाइम आपको कनिंगनेस भी यूज करनी चाहिए, तेज भी होना चाहिए। तो देखिए ये भी किस किस्म की एक एडवाइस है कि इस तरह से आपको पॉलिटिक्स को लेकर चलना चाहिए, जिसमें आप ब्रूटल भी हो, जिसमें आप कनिंगनेस को भी शो यूज करें। अगली बात ये क्या करते हैं कि नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स व्हाट कैन बी वॉन बाय डिसेप्शन, कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि बाय फोर्स कोई ऐसी चीज जीतने की कोशिश करें जो कि आप डिसेप्शन से भी जीत सकते हैं। तो ये डिसेप्शन को प्रमोट करें कि डिसेप्शन जो है वो बहुत अच्छी चीज है, आपको ये यूज करनी चाहिए। अब जो है ये अगला आइडिया क्या देते हैं, सिंस लव एंड फियर कैन हार्डली एग्जिस्ट टुगेदर, इफ यू मस्ट चूज बिटवीन देम इट इज फार सेफर टू बी फियर्ड देन लव। वो ये बादशाह को एडवाइस कहते हैं कि देखें प्यार और खौफ जो है वो रेयरली ऐसे होते हैं कि एक इंसान के अंदर इकट्ठे एग्जिस्ट कर सके। कि वो बेसिकली बात करें कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी रियायें हैं, या वो आपको प्यार करेगी या वो आपसे डरेगी। ये रेयर है कि वो दोनों चीजें किसी इंसान में इकट्ठी हो सके आपके लिए। तो बेहतर यही है, इट इज फार सेफर टू बी फियर्ड एंड लव, कि भाई बेहतर ये है कि वो आपसे खौफ ही खाएं। तो ये आप देखें कि ये किस किस्म की जो है वो एडवाइस है, और इससे एक किस किस्म की एक थिंकिंग जो है वो जनरेट होती है। फियर इज बेटर देन लव, कि आपका खौफ होना चाहिए। और ये देखिए ये एक पूरी थिंकिंग है, और यही वो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है कि दुनिया जो है, हर इंसान ऐसा है, हर इंसान सेल्फिश है, वो आपके साथ वही करेगा जो आप उस अगर आप उसके ज्यादती नहीं करेंगे वो आपके साथ ज्यादती कर देगा। इसलिए आप क्रुएल्टी भी यूज करें, कनिंगनेस भी यूज करें, धोखा यूज कर सकते हैं, धोखा यूज करें, और खौफ को बहुत इस्तेमाल करें। और जितने अगर हम देखते हैं कि रूलर्स आए हैं वो इसी तरह की चीजें एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं, मुंह पे जो भी कहें। जितने पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने रूलर्स होते हैं, जितने हिस्ट्री में रहे हैं, वो ये चीजें यूज करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते जाएंगे, जैसे थ्यूसिडाइड्स की हमने देखी, उनको अगले कॉन्सेप्ट से लिंक करके देखते जाएं तो आपको समझ आता जाएगा कि रियलिज्म है क्या चीज। रियलिज्म फ्रेंड्स में वो ये नहीं कह रहे ये रियलिज्म है, लेकिन रियलिज्म एक सोच, एक प्रैक्टिस का नाम है जिसको बाद में रियलिज्म कह दिया जाएगा। ये लोग तो उसको जनरल एडवाइस दे रहे हैं अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। सो मैकियावेली इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफ, ये आपको समझ आ गया होगा। हो ये एडवाइस देते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले आते हैं थॉमस हॉब्स लिवायथन। ये हमने पहले भी थोड़ी बात की थी, इसलिए थोड़ा सा आपको आसान होगा समझना। इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थ्योरी में। फियर इज बेटर देन लव। अच्छा कैसे देखें, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि अगर आप में से कभी किसी ने कभी कोई चीज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम किया है, एज अ टीचर काम किया है, अगर आप बच्चों को थोड़ी सी आप देखें, या इसमें तो सही एग्जांपल नहीं होती, या आप उसमें देखें कि जब हुकूमत थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, हुकूमत थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है किसी ग्रुप के साथ, तो वो अगली दफा देखें और 10 दफा कोई प्रोटेस्ट करना शुरू होते हैं। जनरली हमने देखने में आता है कि अगर आप रिलैक्स हो जाएं लोगों के साथ, खास तौर पे गवर्नमेंट, तो वो अगली दफा कई दफा ऐसी चीजें करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एडवाइस देते हैं कि आप इतना स्ट्रांगली उनको डील करें, आपका इतना खौफ हो
उसको प्यार से डील करने की कोशिश ना करें चीजों को, आपका इतना खौफ हो, क्योंकि ये बादशाह को एडवाइस दे रहे हैं और इनकी एडवाइस सारी इस तरफ है कि आप बेहतर रूल कैसे कर सकते हैं और अपना आप रूल को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। तो वो एक बादशाह के लिए सारी की सारी एडवाइसेज हैं ये, कि एक बादशाह को कैसे चलना चाहिए। ठीक। हम्म। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हेजिमोन किस तरह से, देखिए एक और एडवाइस इसमें ये भी है मैकियावेली की। एक तो जो बादशाह की अपनी इस वक्त स्टेट है, उसके अंदर आपने लोगों को ऐसे डील करना है। दूसरी चीज ये, जब आप एक नई टेरिटरी एक्वायर कर लें तो भी आपने लोगों को ऐसे ही डील करना है, ताकि वो आपके खौफ से आपके खिलाफ रेबेलियन ना करें और वो आपके आपसे नीचे दब के रहें। तो ये सारी एडवाइसेज हैं जो मैकियावेली दे रहे हैं। अच्छा, अगला फिर आते हैं थॉमस हॉब्स लिवायथन। हेजेमोन, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा सर। एज अ वर्ड हेजेमोन डज इट अप्लाई? यस, अप्लाई होता है बिल्कुल। लेकिन हेजेमोन थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाता है, उसको भी इसके साथ कंफ्यूज ना करें, इतना आगे ना जाएं। बस इन कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करते जाएं। ठीक। जो ये बातें आती जा रही है ना, बस इनको एब्जॉर्ब करते जाएं, सब कुछ उससे बहुत आगे का ना सोचें कि आईआर में क्या हो रहा है या उस तरह क्या हो रहा है। बस आप देखते जाएं कि लोगों ने बात क्या की है, उसको सारे को हम एंड पे इकट्ठा करेंगे। अभी आप बस देखते जाएंगे लोग बातें क्या कर रहे हैं, रियलिज्म का पर्सपेक्टिव क्या है। बस आप इतना आगे ना बढ़ें कि ये अभी हेजेमोन है, यूएस ऐसा है, उसको छोड़ दें। बस आप देखें कि इन्होंने बात क्या किया है। हम बस सोचना चाह रहे हैं कि रियलिज्म की सोच क्या है, किस तरह से वो दुनिया को देखता है, और वो डिफरेंट उसमें जो ऑथर्स आए हैं जो वो सोच रखते थे, उन्होंने दुनिया को देखने की कैसे कोशिश की है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। फिर आते हैं थॉमस हॉब्स। अब थॉमस हॉब्स की हमने पहले भी बात की थी कि इंग्लिश सिविल वॉर हुई थी, और इंग्लिश सिविल वॉर जो है उसमें काफी केओस हुआ था। ये ब्रिटेन में थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। उस टाइम पे एनलाइटनमेंट, और उससे पहले थोड़ा सा टाइम है, उस टाइम पे ये फिलॉसफी शुरू हो गई थी कि बादशाहत होनी चाहिए, बादशाहत नहीं होनी चाहिए, या लोगों को वो हक दिया जाना चाहिए कि वो खुद अपने आप को रूल करें। उस टाइम पे थॉमस हॉब्स आते हैं, और ये जो है थ्योरी अपनी देती हैं ये लिवायथन वाली। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ मोनार्की और एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने बड़ा केओस देखा है सिविल वॉर में, और वो सारी इनकी थिंकिंग केओस ही डिटरमिन करेगी कि केओस जो होता है, विदाउट गवर्नमेंट क्या हाल होता है दुनिया का। तो इनकी थ्योरी वहीं से स्टार्ट होती है, और इनकी बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी है और विद इन अ स्टेट है। लेकिन वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट्स बाद में इंटरनेशनल रिलेशन के उसमें भी आ जाते हैं, क्योंकि इनफैक्ट है तो ओवरऑल पॉलिटिक्स ही, और लोग ही रह रहे हैं, एक मुआशरा ही है ना। तो ये कहते हैं कि देखें इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले इनका स्टार्टिंग पॉइंट वही आ जाता है, उसी किस्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आई पुट फॉर अ जनरल इंक्लिनेशन ऑफ ऑल मैनकाइंड अ परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर फॉर पावर आफ्टर पावर दैट सीज इट ओनली इन डेथ। अब ये कहते हैं कि ये इंसान की फितरत है कि देयर इज अ रेस्टलेस डिजायर फॉर पावर आफ्टर पावर, जो सिर्फ मौत पे ही खत्म होती है। कि एक इंसान की फितरत है कि उसको पावर चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। वो एक चीज उसको मिलती है, उसको अगली चीज चाहिए, वो चीज मिलती है, उसको अगली चीज चाहिए। ये भी देखें, बड़ी सिमिलर बात करें कि मैनकाइंड्स डिजायर फॉर पावर, कि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसको पावर चाहिए, और वो बस जितनी मिल जाए वो कम है। इनका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि इंसान की पेसिमिस्टिक है ना, ये ओवरऑल जो व्यूज हैं, ये एक ह्यूमन नेचर का पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू लेती हैं। और वो ये कहते हैं कि ये इंसान की फितरत है कि उसको पावर चाहिए और वो सेल्फिश है। और फिर वो एक बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की, कि देखें जब कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई ऊपर ताकत नहीं होती, कोई अथॉरिटी नहीं होती जो लोगों के रिलेशंस को रेगुलेट कर सके, तो वो एक स्टेट ऑफ नेचर है। और उसमें क्या हालात हैं कि बिकॉज द कंडीशन ऑफ मैन इज अ कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। वो ये कहते हैं कि इस हालात में हर इंसान की हर किसी के साथ जंग है। पहले हमने देखा कि इंसान की फितरत है कि वो सेल्फिश है, उसको पावर हंग्री है, ब्रूटल है। और इंसान, अगर कोई ऊपर अथॉरिटी ना हो तो वो हर किसी के खिलाफ जो है, क्योंकि उसको सिर्फ अपना आप जो है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब इसको आप इस तरह इमेजिन करें कि स्टेट ऑफ नेचर ये होगी कि एक जंगल है,
ऐसी कई मूवीज बनी है, आपने देखा होगा सर्वाइवल वाली, जैसे हंगर गेम्स है या ऐसी ऐसी कई हैं कि उनको एक जंगल में 5 लोगों को छोड़ दिया जाता है सरवाइव करने के लिए। आपके पास लिमिटेड राशंस हैं, लिमिटेड खाने की चीजें हैं, और उसमें किसी कोई एक बंदा ही सरवाइव करेगा एंड पे। तो वो एक बंदा सरवाइव करेगा, वो 5-6 बंदे उसमें होंगे, जैसे डेथ रेस एक मूवी थी। तो वो उसमें फिर आप ये नहीं देखते कि अच्छा बुरा क्या है, उसमें सारी बात आ जाती है सर्वाइवल की। तो इसमें ये उस तरह की बात करें कि बिकॉज द कंडीशन ऑफ मैन इज अ कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, कि स्टेट ऑफ नेचर में जब आपके ऊपर कोई हुकूमत नहीं होती, कोई कंट्रोल नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, तो बिल्कुल जंगल का कानून होता है। इन दिस स्टेट द लाइफ ऑफ मैन इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। वो ये कहते हैं कि देखें, इस तरह की कंडीशन में जो है हालात इंसान के बहुत खराब होते हैं, और इंसान ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि इतना ही गदर मचा होता है। यहाँ से ये अपनी आगे थीरी ले जाते हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस में कन्वर्ट हो जाती है, उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट होती है, कि भाई गवर्नमेंट इसलिए बनाई जाती है कि इस गदर को खत्म करने के लिए, इस जंगल के कानून को खत्म करने के लिए वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, ताकि इस कंडीशन से इंसान निकले, स्टेट ऑफ नेचर से। ठीक। फिर ये एक और भी बात करते हैं कि अब देखें, तो इनके आइडियाज देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की कि इंसान की फितरत है कि उसको पावर चाहिए, वो सेल्फिश है, बड़ी एक एनिमल किस्म की उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, और नेचुरली जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई कंट्रोल नहीं होता, और इसमें हर कोई अपने लिए ही चीजें कर रहा होता है। इसको आप एनार्की भी कह सकते हैं। तो एनार्की का मतलब ये है कि देयर इज नो गवर्नमेंट, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये एक नेचुरल कंडीशन है। ये बात कर रहे थे गवर्नमेंट के एंगल से कि उसके ऊपर गवर्नमेंट आ जाएगी। हमारे लिए रेलेवेंट इतना हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी चूंकि ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो वो भी एक स्टेट ऑफ नेचर टाइप एक सिचुएशन है मुल्कों की आपस में। फिर वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट वॉल, के हर किसी को अपनी पड़ी हुई। और फिर वो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लिवायथन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए। अब इसमें देखें कि कॉन्सेप्ट्स जो आ रहे हैं इनको हम ना बाद में कनेक्ट करेंगे, उसको आईआर पे एग्जैक्टली ले आएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स चाह रहा हूँ कि आपको एब्जॉर्ब होते जाएं, क्योंकि सब ने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किए हैं, लेकिन सारे रियलिस्ट थ्योरी के लिए बड़े जरूरी हैं, या रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए बड़ा जरूरी है। अब आप देखें कि इसमें ये भी चीज देखें, टू दिस वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, this is also consequent that nothing can be unjust. The notions of right and wrong, justice and injustice have no place. वो कह रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन में सब जायज है, कुछ अच्छा बुरा नहीं, कुछ गलत नहीं। ये भी आप देख रहे हैं कि थ्यूसिडाइड्स में मिलियन डायलॉग के साथ लिंक्ड है। फिर मैकियावेली की थिंकिंग भी ऐसी है कि सही गलत कुछ नहीं होता। और सेकंड लास्ट वाला कौन सा, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट वॉल। अच्छा चलें, आप लोगों ने जॉम्बी मूवीज देखी हैं कभी? आप में से किसी ने जॉम्बी मूवी देखी है कभी कोई, जिसमें जॉम्बीज होती हैं? आप में से किसी ने वो देखा होगा, वॉकिंग डेड। अब इस तरह की मूवीज में क्या होता है कि गवर्नमेंट कोलैप्स कर चुकी होती है, और आप ये देखेंगे कि 4-5 लोग हैं जो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उनको खाने पीने की चीजें चाहिए, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। और आप देखेंगे कि अक्सर उसमें वो बिल्कुल हर कोई रिसोर्सेज के लिए लड़ रहा होता है, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा होता है, हर छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वो वाली एक कंडीशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, कि जिसको थोड़ा सा भी कुछ खाने को मिला है तो वो दूसरे जो है वो कुचल के वो उससे ले लेगा, क्योंकि उसने खुद सरवाइव करना है। तो अपने जहन में ना ये उस तरह की कंडीशन सोचें जैसे वो जॉम्बी मूवीज होती है कि पूरी दुनिया कोलैप्स कर चुकी है, बिल्कुल ही 5-7 लोग बचे हैं और उन्होंने किसी ना किसी तरह सर्वाइव करना है। तो ये इस तरह का नक्शा खींचते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर है, अनार्की है, और इंसान सेल्फिश है, पावर के पीछे, रिसोर्सेज के पीछे, इसलिए इट्स वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। लिवायथन क्या चीज है, वो कहते हैं ये जो सारी कंडीशन है उसके बाद इसमें ऑर्डर कैसे लाया जाए। हाँ, होर्डिंग ऑफ सैनिटाइजर्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही कंडीशन है ना, तब ऐसे ही लग रहा था। लिवायथन वो कहते हैं कि लिवायथन एक इमेजिनरी क्रिएचर है, आई थिंक उसका बाइबल में जिक्र है, एक बहुत बड़ा कोई क्रिएचर ड्रैगन टाइप। तो वो सिंबलाइज करें अथॉरिटी को, सिंबलाइज कैसे करें कि देखें, अब इसके
केओस को ऑर्डर लाने के लिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, जिसको वो लिवायथन कहते हैं, कि एक एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए जो इस केओस से इंसानियत को निकाले और बाय फोर्स निकाले, और वो उसका अपना ऊपर इतना कंट्रोल हो कि दोबारा ऐसी एनार्की ना हो। माइंडेड हमने बात की थी कि इंग्लिश सिविल वॉर के कॉन्टेक्स्ट से आए हैं, तो इनके जहन में केओस इज द वर्स्ट थिंग, क्योंकि जब सिविल वॉर्स होती हैं बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, जहाँ जंगे होती हैं बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, ये ऑलमोस्ट स्टेट ऑफ नेचर ही आ जाती है, और इंसान की वर्स्ट इंस्टिंक्ट्स तब बाहर आती हैं। ये आप लोगों को भी पता है, आए दिन हम लोग जंगों की न्यूज पढ़ रहे होते हैं, हम लोग सिचुएशंस देख रहे होते हैं। तो ही सेज कि एक लिवायथन जरूरी है, एक सेंट्रल ऐसी पावर जरूरी है जो उसको ऑर्डर दे। ये उनके लिए भी बहुत रेलिवेंट है जिनका पॉलिटिकल साइंस है, या पॉलिटिकल साइंस आपका नहीं भी है तो आपके समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि दिस इज ऑल्सो अ थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट क्यों करती है, टू ब्रिंग ऑर्डर इनटू दिस केओस जो ये डिफाइन करें, कि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो इंसान की क्या हालात होंगे। तो दिस इज अ जस्टिफिकेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। तो ये तो बादशाहत को सपोर्ट करते थे, एब्सोल्यूट मोनार्की को, तो ये उसकी जस्टिफिकेशन दे रही है, बट स्टिल इनके कॉन्सेप्ट्स बड़े रेलेवेंट है। अब आईआर के पर्सपेक्टिव में या रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में जो हम पीछे चलते आ रहे हैं, हमें जो एक स्ट्रीक मिलती आ रही है वो क्या है कि इंसान की फितरत ऐसी है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, जिसका जो दिल में आता करता है, कुछ सही गलत होता नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको भी एक रियलिज्म वाले पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, माना जाता है थॉमस हॉब्स को। आई होप इनके कॉन्सेप्ट्स आपको एब्जॉर्ब हो गए, उनको प्लीज नोट भी करते जाएं। ये वाले जो राइट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं कि आप लोग ये जरूर लिखते जाएं। आगे चलें, इनके आइडियाज आपको एब्जॉर्ब हो गए। स्टेट ऑफ नेचर इज रिगार्डिंग नॉट ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर इज रिगार्डिंग अ कंडीशन, कि जंगल में जैसे कोई हुकूमत नहीं होती, जंगल में कोई आपके ऊपर अथॉरिटी नहीं, कोई निजाम नहीं है, वो है स्टेट ऑफ नेचर, कि बिल्कुल नेचर के करीब, जैसे आप समझ लें कि कोई उसमें कोई अथॉरिटी नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। ये इनका एक आइडिया है। चलें आगे चलते हैं। फिर आते हैं ई एच कार, द 20 ईयर्स क्राइसिस। हमने इनको थोड़ा सा पहले भी देखा था। अब यहाँ पे आके प्रॉपर इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी फॉर्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि स्टार्ट होती है। और फॉर्मल तौर पे स्टार्ट कैसे होती है कि हमने बात की थी कि वर्ल्ड वॉर वन होती है, वर्ल्ड वॉर वन में बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है, और वर्ल्ड वॉर वन के डिस्ट्रक्शन के बाद लिबरलिज्म को जो फॉलो करने वाले हैं वो वर्ल्ड वॉर वन को समझने की कोशिश करते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह वर्ल्ड वॉर वन जैसी दोबारा कोई जंग ना हो। और उनकी इस सोच के तहत वो बहुत से एक्शंस लेते हैं। उसमें सबसे फेमस वुडरो विल्सन है, यूएस प्रेसिडेंट। वो लीग ऑफ नेशंस बनाते हैं कि जी ये कल को कोई और मुल्क जिस तरह एग्रेशन करेंगे उनको रोकेंगे। इस तरह और भी बहुत से लोगों ने उस टाइम पे एफर्ट्स किए। इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट्स खुलते हैं कि उनको लगता है कि हम वॉर को समझेंगे, हम उसको ठीक करेंगे, आइंदा जंग नहीं होगी। अब ये सारे जो वहां पे एक्शंस हो रहे होते हैं, ये एक स्कॉलर हैं ई एच कार, और ये उस सारी जो एफर्ट है ना उसको बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अप्रोच ही गलत है इंटरनेशनल रिलेशन को देखने की। अब आप देखें इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट भी बेचारा तभी शुरू हो रहा है एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट, कि जी हम आईआर ही पढ़ रहे हैं। ये जो पिछले हमने सारे देखे हैं ये अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अब ये इस टाइम पे आते हैं, और ये सारी उस लिबरल जो प्रैक्टिस थी कि जंग ना हो और किसी तरीके से जंग को आइंदा रोका जा सके, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं अपनी बुक में जिसका नाम है द 20 ईयर्स क्राइसिस। अब 1919 टू 1939 का क्या मतलब है, ये भी इनकी बुक का नाम ही है। ये देखें 20 ईयर्स क्राइसिस 1919 टू 1939, कि जब वर्ल्ड वॉर वन से वर्ल्ड वॉर टू तक। तो पॉइंट ये है कि जंग तो फिर दोबारा हो जाती है वर्ल्ड वॉर टू, और कोई हालात भी दुनिया के बेहतर नहीं आते। तो ये जो है उस लिबरल अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे ये पहली दफा रियलिज्म को एज अ टर्म भी स्टैब्लिश करते हैं, और रियलिस्ट फिलोसफी को भी एज अ टर्म स्टैब्लिश करते हैं। इनके एग्जैक्ट जो हैं इनके रिटन पार्ट्स उनको हम देखते हैं ताकि इनकी आइडियोलॉजी को समझा जा सके। सबसे पहले ये वाला देखें।
ये कहते हैं द पैशनेट डिजायर टू प्रिवेंट वॉर डिटरमिन द होल इनिशियल कोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टडी. Like other infant sciences, the science of international politics has been markedly and frankly utopian. ये इनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. ये कहते हैं कि देखें, द पैशनेट डिजायर टू प्रिवेंट वॉर, की जो बहुत शदीद एक लोगों में डिजायर थी ना वर्ल्ड वॉर वन के बाद कि किसी तरह जंग ना आइंदा हो, क्योंकि जाहिर है जंग हुई है, मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. तो कहते हैं कि उस पैशन ने इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट जब एस्टैब्लिश हुआ है उसको ड्राइव किया है, और इसलिए आई वुड से कि ये साइंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज बीन मार्केटली फ्रैंकली यूटोपियन है. कि ये एक सोच बड़ी यूटोपियन है. ये जो अप्रोच थी, जो पहले शुरू के स्कॉलर्स थे जिन्होंने आईआर की बुनियाद रखी, ये बहुत यूटोपियन थी कि जी जंग ना हो. ये वो लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करें, इसको इन्होंने टर्म दी आइडियलिज्म की. और जी, यूटोपिया होता है जब आप अपने जहन में एक तस्वुर कर लेते हैं एक ऐसी चीज का जो बहुत परफेक्ट हो. जैसे मैं आपको कहूं कि अगर मैं कम्युनिस्ट हूं तो मैं कहूंगा कि देखिए जी, अगर आप फ्री मार्केट कैपिटलिज्म खत्म कर दें और आप जो हैं कैपिटलिज्म बिल्कुल खत्म कर दें, सारा कुछ जो है वो एब्जॉर्ब कर दें, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, सब हरे भरा होगा, सारे लोग हैप्पी होंगे, रिसोर्सेज बड़े इक्वलेट. तो ये जो एक मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना चीज, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक विजन दिखा रहा हूँ फ्यूचर का, तो यूटोपिया ये होता है परफेक्ट इमेज जो आप देते हैं कि जी ऐसी चीजें होंगी और इतनी खूबसूरत होंगी. तो वो कहते हैं कि ये जो एक शुरू में ये सोच थी कि वॉर ना हो, सारा कुछ बहुत अच्छा हो, इंटरनेशनल रिलेशंस को इस सोच ने बड़ा डोमिनेट किया. उसकी वजह से एक बड़ी यूटोपियन किस्म की एक सोच थी. इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, लिबरलिज्म को. उसके बाद इन्होंने क्रिटिसाइज किया उनकी सोच को. अब देखें ये क्या कहते हैं. The utopian sets up an ethical standard which purports to be independent of politics and seeks to make politics conform to it. The realist cannot logically accept any standard value save that of fact. ये बहुत जरूरी इनका पॉइंट है और आप ये समझें. प्लीज चैट नहीं कीजिएगा भाई, कोई भी बंदा ना करे. ये आइडियलिज्म को किस तरह क्रिटिसाइज करते हैं या लिबरलिज्म को, कि जो लिबरल है या जो यूटोपिया बना रहा है, जो एक परफेक्ट दुनिया का इमेज दिखा रहा है कि जिसमें जंग नहीं होगी, वो पहले एक बना लेता है चीज स्टैंडर्ड कि जंग नहीं होनी चाहिए, और फिर पूरी सियासत को उसके हिसाब से बेंड करने की कोशिश करता है. आप समझते हैं कि उसने पहले ही एक अपने लिए एंड पॉइंट सोच लिया है कि जंग नहीं होनी चाहिए, नो वॉर, पहले ही सोच लिया है नो वॉर, ये एंड पॉइंट है. अब पॉलिटिक्स ये है, इज ट्राइंग टू टेक पॉलिटिक्स टू दैट पॉइंट, कि वो पहले ही अपने लिए गोल बना लिया उस यूटोपियन ने. द यूटोपियन सेट्स अप एन एथिकल स्टैंडर्ड एंड सीक्स टू मेक पॉलिटिक्स कंफॉर्म टू इट, कि वो पॉलिटिक्स को अपने उस आइडियल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जो रियलिस्ट होता है, रियलिस्ट जो है वो सिर्फ फैक्ट बेस्ड देखता है चीजों को, पहले से चीज एंड गोल नहीं बना लेता कि जंग नहीं होनी चाहिए. वो चीजों को न्यूट्रली फैक्ट बेस्ड समझने की कोशिश करता है कि जंग हो ही क्यों रही है, ये चीजें हो क्यों रही. लाइक साइंस, कि जी साइंस जो होती है वो चीजों को न्यूट्रली स्टडी करती है, ना कि वो किसी एक गोल की तरफ उसको लेके जाने की कोशिश करता है. साइंस ये नहीं देखती, साइंस कहती है हम उसको स्टडी करेंगे और वो जो भी उसका आउटपुट निकल आए वो हम मान लेंगे. तो ये भी ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा इश्यू है लिबरलिज्म के साथ या आइडियलिज्म के साथ, कि वो अपने लिए नो वॉर का पहले गोल बना लेता है और सारी चीजों को उसकी तरफ लेके जाने की कोशिश करता है. दैट इज व्हाई इट फेल्स. और जो रियलिस्ट है वो चीजों को रियलिस्टिकली देखता है कि चीजें हो क्यों नहीं है, रादर देन कि हम एक मोरालिटी के लेंस से उसको देखें. ये कहते हैं. तो देखिए ये सबसे पहले क्रिटिसिज्म ऑफ यूटोपियनिज्म इन्होंने किया इस बुक में, कि ये एक आइडियलिज्म नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स, ये जो हमने इससे इससे पॉइंट ये निकलता है इनके इस पैराग्राफ से, इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स के हम इंटरनेशनल रिलेशंस को जो रियल हो रहा है उसके फैक्ट्स को स्टडी करें
और फिर उससे नतीजा निकालें, ना कि हम नतीजा पहले निकालें और फैक्ट्स को उनके हिसाब से बेंड करने की कोशिश करें। प्लीज ये चीज दोबारा समझ लें, जितना आपको स्टेप बाय स्टेप में समझा सकता हूँ। तो रियलिज्म ये है इनके मुताबिक कि वो फैक्ट्स को स्टडी करें और जो भी उससे नतीजा निकलता है फिर हम उसको स्टडी कर लेंगे। तो इनके मुताबिक ये रियल है, और रियल इन रिलेशन टू यूटोपिया है। अब आप समझिए कि रियलिज्म किस कॉन्टेक्स्ट में है, कि एक तरफ यूटोपिया खड़ा हुआ है कि जी जंग नहीं होनी चाहिए, आइडियलिज्म है, दूसरी तरफ रियलिज्म है। तो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में रियलिज्म है। आप अब आपको ये टर्म भी समझ आ रही होगी कि व्हाट डज रियलिज्म मीन, कि रियल में क्या है, ना कि हम सोचते हैं कि यार लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं। तो हम रादर देन कि लोगों को बेंड करने की कोशिश करें, हम ये समझने की कोशिश करें कि लोग झूठ बोल क्यों रहे हैं, ना कि हम उनको इस चीज पे लाने की कोशिश करें कि वो झूठ ना बोलें। हम समझें कि लोग झूठ बोलते क्यों हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं, क्या उनको मोटिवेट करता है झूठ बोलने पे। समझ रहे हैं आप? इस वजह से ये बहुत बड़ा फर्क है, एक तरफ रियलिज्म है और एक तरफ आइडियलिज्म है। ये दीज आर द ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। फिर अगली बात क्या करते हैं, इससे देखें एक और भी आइडिया निकलता है कि स्कॉलर की जॉब क्या है, इज टू अंडरस्टैंड एंड नॉट आइडियलाइज। कि एक स्कॉलर की जॉब ये है कि वो चीजों को स्टडी करे, एक साइंटिस्ट का काम है कि वो चीजों को स्टडी करे, उसको आइडियलाइज ना करे। ये एक और क्रिटिसिज्म आ जाता है। फिर एक अगला ये बात क्या कहते हैं, रैशनलिज्म कैन क्रिएट अ यूटोपिया बट कैन नॉट मेक इट रियल। The liberal democracies scattered throughout the world by the peace settlement of 1919 were the product of abstract theory stuck no roots in the soil and quickly shriveled away. Yes. अब ये अगली चीज कहते हैं कि देखें आप अपना जहन लगा के, रैशनलिज्म का मतलब ये है कि यू कैन क्रिएट अ वेरी परफेक्ट वर्ल्ड इन योर हेड, कि आप अपने जहन में रैशनलिज्म को यूज करके एक बहुत परफेक्ट वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें जंग नहीं होगी, जिसमें सारे हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन आप उसको सच नहीं बना सकते, क्योंकि उसका कोई रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं है। सच भी तभी आप बना सकेंगे जब आपकी सोच, जो आप देख रहे हैं, उसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक हो। वो आपके जहन में एक इमेजिन चीज है कि कोई जंग नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि देखें कि ये जो 1919 के बाद मुख्तलिफ डेमोक्रेसीज बनाई गई, जिस तरह जर्मनी थी और इस किस्म के मुल्कों में इंस्टॉल की गई, वो एक एब्स्ट्रैक्ट थीरी का रिजल्ट थी कि जी ऐसे होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। इस वजह से वो कोलैप्स कर गई, उनमें कुछ चल नहीं सकी। फिर अगली चीज जो ये कहते हैं कि इन द इंटरनेशनल ऑर्डर द रोल ऑफ पावर इज ग्रेटर एंड दैट ऑफ मोरालिटी लेस। कि देयर इज नो मोरालिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये कोई अच्छे बुरे की इसमें चीज नहीं होती। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई मोरालिटी नहीं होती, मुल्क ऐसे नहीं चलते। पावर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मोरालिटी का नहीं। तो ये इनकी जो बुक है उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी होता है कि एक ख्याली पुलाव कि थ्योरी है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है बहुत, और इट्स जस्ट इमेजिन्ड। आप समझ लें बड़ी ही एक वेग सी चीज है, कि जैसे मैं कह दूं कि रैशनलिज्म, आप इसको ज्यादा इसमें कंफ्यूज ना हो। रैशनलिज्म जो है ना, ये इधर इनका मतलब जो मैं है वो आपको बता रहा हूँ। इट मीन्स कि समथिंग क्रिएटेड फ्रॉम योर माइंड रैशनली। ये इसकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाइएगा, बस इसको इतना ही समझ लें जितना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल थोड़ी डिमेंशन भी आ जाती है इसमें, एपिस्टेमोलॉजी वगैरह की। ठीक है, इसलिए उसमें ना जाएं आप। लॉजिकल भी है, लेकिन रैशनलिज्म कैन क्रिएट यूटोपिया का मुराद ये है। चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रैशनलिज्म का मतलब ये होता है कि मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोगों में से अगर किसी ने फिलोसफी पढ़ी हुई है तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है रैशनलिज्म। कि मुझे तब भी लग रहा था जब मैं टेक्स्ट डाल रहा था कि आप कंफ्यूज होंगे। रैशनलिज्म को बस आप इस तरह देख लें कि आपके जहन से बनाई हुई कोई भी चीज जो आपने खुद इमेजिन कर ली है, वो रैशनलिज्म कहलाती है। आप अपने जहन से क्रिएट करें। हाँ, सारी थीरीज एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। और देखें ये एक फर्क है, मैं अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ फर्क क्या है। साइंस क्या चीज है, साइंस क्या होता है? साइंस क्या होता है, वो एम्पिरिकल नॉलेज को देखता है, फैक्ट्स को, छोटे छोटे फैक्ट्स को इकट्ठा करता है साइंस,
ठीक है, यस, एम्पिरिसिज्म बेस्ड वो बात कर रहा है। एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म थोड़ा दो फर्क चीजें होती हैं, मैं उसमें नहीं घुसना चाह रहा था। एम्पिरिकल फैक्ट्स होते हैं जो अपनी आंखों से आप ऑब्जर्व करते हैं, जो कि दुनिया में हो रहे हैं। रैशनलिज्म होता है जो आप अपने जहन में इमेजिन कर लेते हैं, जो कि आपने ऑब्जर्व नहीं कुछ किया होता। साइंस ये कहता है कि इन सारे फैक्ट्स को आप इकट्ठा करें और उसमें से जो है वो कोई थ्योरी निकालते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल फैक्ट्स जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। रैशनलिज्म होता है कि आप अपने जहन में सोच रहे हैं। यस, साइंस परसीव्स थ्रू सेंसेस ना, लेकिन इसमें प्लीज ज्यादा ना जाएं, ये बिल्कुल एक और तरह की बहस है। बस आप अपने जहन में रखें कि रैशनलिज्म का मतलब ये है कि क्रिएटेड फ्रॉम द माइंड ओनली, जिसका सेंसेस से आप एक्चुअल हकीकत दुनिया में क्या हो रही है उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो वो कह रहे हैं आप अपने जहन में तो कुछ भी बना लें, यूटोपिया बना लें, कुछ भी बना लें। ठीक है, अच्छा उसमें ज्यादा ना पड़े, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन पॉइंट है, जो मेन बात है, वो ये है कि आप अपने जहन से कुछ भी बना लें। ठीक, यस, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो रियलिज्म को पहली दफा देखे ना एक सॉलिडिफाई कर रहे हैं। आगे जाके मॉर्गन था और वो तो बिल्कुल रियलिज्म को बताएंगे कि वो क्या चीज है, लेकिन ये पहली दफा ये रियलिज्म वाली एक चीज को क्रिएट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू आइडियलिज्म। उसकी वजह ये है कि देखें, आइडियलिज्म पहले आया या लिबरलिज्म पहले आया, और वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया। उसके रिएक्शन में इनकी बुक आ रही है, और पहली दफा ये फॉर्मली एक उस चीज को वजूद में लाते हैं जिसको हम रियलिज्म कह रहे हैं। लेकिन रियलिज्म के आप कॉन्सेप्ट देखें, बात देखें, वो ऑलरेडी जो है वो पिछले भी स्कॉलर्स में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गया? मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूं ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। इज एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है हम आते हैं प्रॉपर रियलिस्ट थ्योरी पे। अब आप देख सकते हैं ईएच कार को आप एज अ ट्रांजिटरी देख सकते हैं कि जिन्होंने क्रिटिसाइज किया आइडियलिज्म को, लेकिन खुद इतनी थ्योरी प्रोवाइड नहीं की कि यार अच्छा ठीक है आइडियलिज्म गलत है। ठीक है, और उन्होंने काफी आइडियाज दिए हैं, लेकिन हम एक फ्लो में चल रहे हैं। आप लोग उसकी और भी चीजें देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको उस पर्सपेक्टिव में दे रहा हूँ जो कि एक नैरेटिव है जिसमें आपको सेंस बनेगी। चीजें तो बहुत बहुत लोगों ने दी होती हैं, वो तो उनकी इतनी ज्यादा बुक है, उनकी और भी बुक्स हैं, ही वाज अ डिप्लोमैट। लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जा रहा, वो आप सही कह रही हैं, वो हम इस पे आ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो आपको एक ओवरऑल नैरेटिव समझने में आसानी हो। हर उनकी डिटेल में जाएंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन चले इन्होंने लिख दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, ईएच कार ने ये भी आइडिया दिया था कि कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ होता है, ठीक है, और कुछ मुल्क वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। और इनका पॉइंट ये था कि 1919 के बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साय हुई, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और इन सारे मुल्कों ने डिफरेंट जो है वो टेरिटरीज भी एक्वायर की, और जो पूरी की पूरी ट्रीटी ऑफ वर्साय थी 1919 में, वो उनको सपोर्ट करी थी, उनकी हेजीमनी को, उनके कंट्रोल को। और दूसरे मुल्क जैसे कि जर्मनी है और इटली है या जापान है, उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। तो इनका पॉइंट ये था कि मुल्क जो हैं वो इस तरह सोच रहे होते हैं कि भाई हमें उसमें से क्या मिला, और वो जो है वो इसलिए भी जो है वो चीजों को कर रहे होते हैं कि उनका जो है एक पावर में शेयर मिले और वो पूरे सिस्टम को इम्बैलेंस कर सके। लेकिन ये आगे हम ये एग्जैक्ट बात जो है वो मॉर्गन थॉ ने भी की है, तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। लेकिन ईएच का को आप बस जरा इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ज्यादा कि व्हाट डिड ईएच कार मीन बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स। देखें मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये है, देखें आइडियलिज्म आया। आइडियलिज्म क्या चीज है? आइडियलिज्म ये चीज है कि उन्होंने अपने जहन में एक आइडियल बना लिया। पहले जहन में आइडियल बना लिया कि जंग नहीं होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, और फिर हर किसी को वो अचीव करने की तरफ जो है वो फोर्स करने की कोशिश की थ्रू थ्रू वेरियस स्ट्रैटेजीज। ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन आइडियल फर्स्ट, आप बस दुनिया को स्टडी करें कि डिफरेंट मुल्क जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ना कि आप ये समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको ये बताया था
हायरार्की किस सेंस में है? हायरार्की नहीं है इसमें कोई, इसमें आप बस हिस्टोरिकली देख सकते हैं कि रियलिज्म पहले से आ रही है, लेकिन हाँ मॉडर्न अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें आइडियलिज्म पहले है और फिर पीएच कार की आती है। तो ये कहते हैं कि रादर देन कि आप एक आइडियल बना लें कि जंग नहीं होनी चाहिए और उस पे हर किसी को लाने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें कि जो मुल्क डिफरेंट चीजें करते हैं, वो क्यों करते हैं? और अगर हमें वो समझ आ जाएगी कल को, तो मे बी हम पीस भी अचीव कर सकते हैं। तो वो ये बात करते हैं कि आप पीस को पहले ना इमेजिन कर लें और फिर हर किसी को कहें आप पीस करें, आप एग्रेशन ना करें। आप अंडरलाइन कॉजेज़ को तो समझने की कोशिश करें। जैसे ये कॉज़ देते हैं कि 1919 के बाद जर्मनी वाज़न्ट सैटिस्फाइड विद द पोस्ट 1919 वर्ल्ड ऑर्डर, तो उन्होंने उसको पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश की। अब इसका ना मोरालिटी से कोई ताल्लुक है, ना इसका कोई उससे ताल्लुक है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप उन रीज़न्स को समझने की कोशिश करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रियल फैक्ट्स, ना कि आप एक एंड गोल को पहले से अचीव करने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको सच और झूठ के एंगल से बात की कि एक आइडियलिज़्म आप दे दें कि जी सच बोलना चाहिए सबको, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आइडियलिज़्म है, आपने अपने ज़हन में सोच लिया, लेकिन रियलिटी तो बड़ी डिफरेंट है। लोग झूठ भी बोलते हैं और लोग सच नहीं भी बोलते। तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स ये होगा कि आप देखें कि लोग क्यों सच नहीं बोल रहे, क्यों झूठ बोलते हैं, बस। उसकी डिफरेंट वजूहात होंगी, उनके डिफरेंट मसले होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, तो आप उनके पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखें। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि आप एक प्री कंसीव्ड नोशन उन पे इम्पोज़ करते हैं। ये चीज़ है। वो कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स करेंगे, आपको अंडरलाइन कॉजेज़ बेहतर समझ आएँगे और मेबी आप पीस कर सकें। वो ये नहीं कह रहे पीस आप कर सकते हैं, कह रहे मेबी वो एक बेहतर तरीका है, एक साइंटिफिक तरीका है चीज़ों को देखने का। साइंटिस्ट जो होता है वो चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व करता है और फिर उसके अंदर से कुछ सेंट्रल जो पॉइंट उसको समझ में आता है वो एक्सट्रैक्ट करके सामने देता है। चलिए आगे चलते हैं। देखें ईएच कार जो हैं, वो तो हम कह सकते हैं कि अब ज़रा 2 मिनट रुक जाइए, प्लीज़ चैट नहीं कीजिएगा। जी। अच्छा ईएच कार ने आइडियलिज़्म को क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि जी रियल दुनिया को देखें, रियल जो दुनिया में मसाइल हैं या जिन वजूहात से चीज़ें होती हैं उनको देखें। यहाँ से रियलिज़्म आ गया इन कॉन्ट्रास्ट टू आइडियलिज़्म या यूटोपियनिज़्म। लेकिन उन्होंने अपनी उस तरह से पॉजिटिव थ्योरी नहीं दी कि जी ये होना चाहिए या ये एक थ्योरी है। जो प्रॉपर रियलिस्ट थ्योरी जिन्होंने दी सिस्टमैटिक किस्म की जिसको आप कह सकते हैं, जो कि बहुत एक बेसलाइन है चीज़ों को समझने की, वो हैंस मॉर्गनथॉ हैं। इन्होंने प्रॉपर आप समझ सकते हैं कि रियलिज़्म की थ्योरी दी इसके बाद, क्योंकि ये बाद में आ रहे हैं। इन्होंने प्रॉपर थ्योराइज़ किया, इसको बाइबल ऑफ वायर भी कहते हैं कई लोग ना, कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक थी और 1948 में आई और इन्होंने प्रॉपर जो है वो थ्योराइज़ किया। अब हम देख सकते हैं कि इनकी बुक में आपको डिफरेंट किस्म के जो हैं वो मिल जाएँगे, जो कॉन्सेप्ट्स पहले हम सारे के सारे जो रियलिज़्म वो सारे हम देखते आते हैं ना, वो यहाँ पे आके कन्वर्ज होना शुरू हो जाएँगे, इनकी बुक में आके। इनकी बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, 1948 में आई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इसमें ये अपनी पूरी की पूरी रियलिस्ट जो है, वो थ्योरी देते हैं। कैसे? सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट आती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। वो एक सेंट्रल आइडिया दे रहे हैं जो कि इनकी बुक का सेंट्रल आइडिया कि देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। कहने जितनी इंटरनेशनल रिलेशंस है दिस इज जस्ट अबाउट पावर, दैट्स इट। अब देखें ये प्रॉपर रियलिस्ट थ्योरी देंगे व्हिच इज क्वाइट रेलेवेंट और अंडरस्टैंडेबल इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर आपने समझना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट पावर, नथिंग एल्स, दैट्स इट, दैट इज द ओनली मेजर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। कि डिफरेंट मुल्क हैं, डिफरेंट एंटिटीज हैं, वो पावर के लिए जंग लड़ रहे हैं, कंट्रोल के लिए जंग लड़ रहे हैं। फिर ये बात करते हैं पॉलिटिकल रियलिज्म believes that politics, like society in general, is governed by objective laws that have their roots in human nature. अब ये कहते हैं कि देखें रियलिज्म ये कहता है कि जो मुआशरे होते हैं वो इंसान से मिलके बनते हैं और इंसान की जो ह्यूमन नेचर है, जो उसकी अपनी फितरत है, मुआशरा भी उस फितरत को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है
और पॉलिटिक्स भी एक माशरे की एक्सटेंशन है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी एक माशरे की एक्सटेंशन है। तो जिसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इंसान की फितरत की एक रिफ्लेक्शन है। तो ऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टेम्स फ्रॉम ह्यूमन नेचर। अच्छा, ये कहते हैं कि जितनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो इंसान की फितरत से निकलती है, क्योंकि मुआशरा इंसान की फितरत से ही निकलता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या लोकल पॉलिटिक्स या कोई भी पॉलिटिक्स वो एक मुआशरे का हिस्सा है और वो इंसान की फितरत से ही निकलता है। और इंसान की फितरत जो है वो हमने देख लिया है कि वो रियलिस्ट कहते हैं कि वो पावर हंग्री होती है। अब ये देख लिया, पॉलिटिक्स स्टेम्स फ्रॉम ह्यूमन नेचर, पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट। ये पहले जो दो इनके पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि सारी की सारी सियासत, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक इंसान की फितरत की ही एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इंसान ही उसमें engaged है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट है इंटरनेशनल लेवल पे वो पावर है। ठीक, फिर अगली चीज वो कहते हैं कि द मेन साइन पोस्ट दैट हेल्प्स पॉलिटिकल रियलिज्म find its way through the landscape of international politics is the concept of interest defined in terms of power। अब वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना है, उसको समझने का एक सिंपल सा एक ही तरीका है। इतनी हैपनिंग्स हो रही हैं, उसको समझने का सिर्फ एक तरीका है कि डिफरेंट मुल्क हैं और वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं और उसको पावर के थ्रू अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द इंटरनेशनल arena at the international level, that there are nations or countries, they are trying to achieve their interest through power। तो डिफरेंट मुल्क हैं, उनके नेशनल इंटरेस्ट है और उस नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वो पावर को यूज करते हैं। ये इन्होंने एक बात की। अच्छा, इनकी पूरी की पूरी थ्योरी विल गो अराउंड पावर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पावर एंड इट विल डिफाइन एवरीथिंग थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। कि पावर ही है वो सारी चीज जो इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करती है। तो वो कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट होता है जो कि पावर के थ्रू डिफरेंट मुल्क हैं वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर वो वाली बात करते हैं कि द थ्योरी मस्ट बी जज्ड नॉट बाय सम प्री-कंसीव्ड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट अनरिलेटेड टू रियलिटी बट बाय इट्स पर्पस टू ब्रिंग ऑर्डर एंड मीनिंग टू अ मैस फिनोमेना। अब ये देखें, जो ये चिकार ने बात की थी कि जी आप इस जहन में बना लिया आपने कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू आप रियलिटी को समझने की कोशिश करें, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि जो ऑलरेडी चीजें हो रही हैं उसको सेंस दे, उसको समझाने की कोशिश करे। कि ऐसी थ्योरी होनी चाहिए जो कि एक यूटोपिया ना सिर्फ क्रिएट करे, जो कि जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, बल्कि थ्योरी ऐसी होनी चाहिए कि जो कि रियलिटी में चीजें हो रही हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे। तो इन्होंने जो डिफरेंट चीजें बताई कि स्ट्रगल फॉर पावर है, नेशंस अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखती हैं और पावर के थ्रू अचीव करते हैं, और इंसान की फितरत इस सारी चीज को डोमिनेट करती है या डिफाइन करती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ, ये इतना कुछ जो दुनिया में हो रहा है ये इसको एक सेंस देती है, ये इसको एक्सप्लेन करती है कि जो एक मुल्क है, जैसे हमने बात की कि इंडिया अगर वेपन्स खरीद रहा है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में खरीद रहा है, राइट। और वो पावर के थ्रू खरीद रहा है, इकोनॉमिक पावर है या डिप्लोमेटिक पावर है। फिर हमने बात यूएस की कि यूएस जो है वो किसी मुल्क पे हमला करता है, वो भी नेशनल इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, और वो भी अपनी पावर को यूज करके कर रहा है। तो देखिए, थ्योरी वो है जो पूरी की पूरी डिफरेंट चीजों को जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब हमें पता चल गया कि नेशनल इंटरेस्ट एक चीज होती है, पावर एक चीज होती है। इन दो तीन कॉन्सेप्ट को हम यूज करके पूरी की पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे बात करते हैं कि देखें, जो रियलिस्ट थ्योरी है या जो थ्योरी मैं दे रहा हूँ, इसके थ्रू आप सारी स्टेट्स के बिहेवियर को समझ सकते हैं। सारी स्टेट्स, बेशक वो कोई डिप्लोमेटिक फोरम हो, कोई स्टेटमेंट हो, कोई वेपन्स खरीद रहे हो या जो मर्जी कर रहे हो, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं या वो अपनी पावर को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है, तो इनकी थ्योरी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझाने की कोशिश करती है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, और इट मेक सेंस एज वेल। और हम जनरली इसी तरह ही इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, जो है मॉर्गन थॉट जिसको फॉर्मुलेट करें। फिर ये वही बात करते हैं कि realism maintains that universal moral principles cannot be applied to the actions of states। वो भी यही बात करते हैं कि देखें, स्टेट्स के एक्शंस को
मोरालिटी डिक्टेट नहीं करती। मोरालिटी विल नॉट डिफाइन के मुल्कों को कैसे चलना चाहिए, और रियलिज्म जो है वो ये मेंटेन करता है कि मोरालिटी जो हम इंडिविजुअल लेवल पे या सोशल लेवल पे सोचते हैं वो स्टेट्स पे नहीं अप्लाई हो सकती। एक चीज। अच्छा, फिर इन्होंने उस चीज को फिर दोबारा डिफाइन कर दिया, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट इज द स्टोरी ऑफ अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू स्कूल्स that differ fundamentally in their conceptions of man, society, and politics. One believes that a rational and moral political order derived from universally valid principles can be achieved here and now. The other school believes that the world is the result of forces inherent in human nature. अब ये वही बात कर रहे हैं लिबरलिज्म वर्सेस रियलिज्म की, कि देखिए जितनी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है उसमें दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहता है कि रैशनैलिटी, मोरालिटी को फॉलो करते हुए हम एक पॉलिटिकल ऑर्डर बना सकते हैं जो कि यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स पे चलेगा, जो कि लिबरलिज्म है। और दूसरा स्कूल ये बिलीव करता है कि दुनिया जो है वो इंसान की नेचर के अंदर जो फोर्सेस हैं, जो इंसान की सोच कैसी है उससे निकलती है, तो उसके ऊपर हम मोरालिटी और ये चीजें बाहर से इम्पोज नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ और भी इनके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले बात की, लेफ्ट वाले इस पे आ जाएं। इनके मेजर जो कॉन्सेप्ट हैं ये लिख भी लें। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, ये हमने देखा। फिर इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए पावर ही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पावर के थ्रू आप सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि नेशंस जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करती हैं थ्रू देयर पावर, और वो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर थ्योरी, एक प्रॉपर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो ये दे रहे हैं। फिर ये अपनी बुक में ये भी देते हैं कि पावर जो है वो रिलेटिव होती है। हमने ये बात की कि एक मुल्क की पावर अगर ज्यादा होगी तो रिलेटिवली दूसरे की पावर कम होगी। फिर ये अपनी बुक में एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर भी बताते हैं जो कि हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, वो इनकी बुक में से ही चीजें निकली हुई हैं कि पावर किस तरह डिटरमिन होती है, पावर होती क्या चीज है। इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि एक मुल्क के रिसोर्सेज, मुल्क की लीडरशिप, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये पावर होती क्या चीज है, पावर के अंदर क्या आ जाता है। फिर ये बताते हैं कि दो तरह की पावर्स होती हैं, कि एक स्टेटस को पावर होती है, एक रिविजनिस्ट पावर होती है। स्टेटस को वो पावर होती है जो कि ऑलरेडी पावर में होती है और वो अपनी पावर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। रिविजनिस्ट पावर वो होती है जिसको चेंज करने की कोशिश करती है, रिवाइज करती है। और ये वही थ्यूसिडाइड्स ट्रैप वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये भी उसको बताते हैं कि एक पावर मेंटेन करने की कोशिश करती है, एक रिवाइज करने की कोशिश करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। फिर ये बात करते हैं कि देयर इज नो मोरालिटी एट इंटरनेशनल स्टेज। और फिर ये अपनी बुक में बात करते हैं कि पावर के ऊपर लिमिटेशन कैसे आती है, कि पावर को चेक किस तरह किया जाता है। तो पावर इज चेक थ्रू बैलेंस ऑफ पावर, इंटरनेशनल लॉ एंड वर्ल्ड ओपिनियन। पॉइंट इनका ये है कि पावर तो अनलिमिटेड हो सकती है एक स्टेट की, लेकिन उसमें चेक किस तरह आता है कि बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू, कि दूसरे मुल्क आपको बैलेंस करें आपकी पावर को, या इंटरनेशनल लॉ आपकी पावर को चेक करे कि अगर आपने ऐसा इंटरनेशनल लॉ बनाया ऑल्दो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, और वर्ल्ड ओपिनियन। तो वो कह रहे हैं ये कुछ चीजें हैं जो उस पर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। ये इनकी एक अपनी थ्योरी है जो ये देते हैं ओवरऑल रियलिस्ट अपनी बुक में, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में। लेकिन अब आप देखेंगे कि प्रॉपर एक थ्योरी जो रियलिज्म की है फॉर्मल तरीके से, in which power acquires the central role in the explanation of behavior of states। और चूंकि ये प्रॉपर आईआर के ही पर्सपेक्टिव में लिखी गई है, तो ये आप कह सकते हैं कि प्रॉपर फॉर्मल थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, रियलिस्ट, जिसमें सारे के सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स को मिला के समझ के स्टेट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है।